दोस्तों, आज के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में हम बात करने जा रहे हैं 1857 के विद्रोह के बारे में, 1857 रिवोल्ट। बट इस रिवोल्ट के होने से पहले देयर वर सो मेनी, बहुत सारे छोटे छोटे लोकलाइज्ड रिवोल्ट्स हमारे भारत में बहुत पहले से होने शुरू हो गए थे। सो 1857 का विद्रोह उन छोटे छोटे विद्रोहों का कल्मिनेशन है। सो अगर मैं टाइमलाइन पे देखूं तो छोटे छोटे विद्रोह लंबे टाइम से हो रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। सो उसके बाद वृहद पैमाने पे पैन इंडिया नेचर में 1857 का विद्रोह उसका कल्मिनेशन है। सो 1857 के विद्रोह पे तो हम आएंगे ही आएंगे। उसके साथ साथ 1857 से पहले जितने भी अन्य विद्रोह हुए हैं उन सभी विद्रोह के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि उससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बेसिकली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लीडर, कॉजेज, ज्योग्राफिकल स्प्रेड और टाइम लाइन बेस्ड होता है। सो एक बार हम कोशिश करेंगे कि इन सभी जो रिवोल्ट पहले हो चुके हैं उन पे फोकस करें और बेसिकली मैं स्टोरी फॉर्मेट में स्टार्ट करूंगा सो दैट आपको इसको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। सो हम सभी इन विद्रोहों को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सिविल मतलब नागरिक, ट्राइबल आदिवासी, एंड पीजेंट किसान। सिविल में भी कभी कभी हम मिलिट्री को भी ऐड कर देते कि कुछ नेचर का, कुछ विद्रोह में मिलिट्री का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, ये फिर दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं। प्लस कुछ एक रिवोल्ट्स में रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक विशेषता भी इसके अंदर समाहित हो गई है। सो रिलीजियस कैरेक्टर भी ऑल्सो हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। सो ये मुख्यतः 3 तरह के विद्रोह हम देखेंगे और इनमें से कुछ विद्रोह ऐसे होंगे जिनमें आपकी उसकी जो प्रकृति होगी, जिसकी प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों धार्मिक होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विद्रोह, सबसे फेमस सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का सबसे पहले टाइमलाइन समझो कि ये वो टाइमलाइन है 1770s के आसपास, 1770 का दशक। और ये वो दशक है जब कंपनी अपने रूल को स्टैब्लिश करने का प्रयास करी, क्योंकि जस्ट अभी कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर जीत के दीवानी राइट मिला है बंगाल में। 1770 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, वारेन हेस्टिंग्स तुम्हारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। अब कंपनी यहां से अपने रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास कर रही है, मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी को चाहिए। सो इसमें कंपनी ने क्या किया, कंपनी जो कर है, जमीनों पे जो कर कंपनी लेती है वो कर का इजाफा कर दिया अचानक से। हम इस सन्यासी विद्रोह के बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी इस समय जस्ट अभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा का इनको मिला है दीवानी राइट मिलने के कारण इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू इनके हाथ में है तो इन्होंने कर का इजाफा कर दिया। दूसरा, कंपनी के पॉलिसी के, कंपनी के मिसमैनेजमेंट के कारण 1770 का बंगाल फेमाइन, बंगाल का काल हुआ है, बंगाल फेमाइन। और इस बैकग्राउंड में जो तुम्हारी उस समय की वहां के जो लोकल अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा उथल पुथल, भूचाल एक आया हुआ है। क्या भूचाल आया हुआ है कि जो लोकल जमींदार पहले से ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से वहां पे थे उनमें चेंजेस आ रहे हैं और किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है, जमींदारों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और उसी में ये सन्यासी कौन है? ये सन्यासी 10 नामी नागा सन्यासी कुछ
कुछ और भी सन्यासी हैं जो बंगाल के रास्ते से गंगा सागर वगैरह में जाते हैं अक्सर, और इनकी जो जीवन यापन है ये यहाँ के जमींदारों किसानों से दिए जाने वाले दक्षिणा पे आधारित है। और इसमें सिर्फ नागास्वामी नहीं, कुछ मुस्लिम फकीर भी हैं, दोनों मिलकर इस मूवमेंट को लीड करेंगे। सो शुरू में इनको दक्षिणा मिलने में दिक्कत होने लगी, और ये स्टार्टिंग में दे वर जस्ट सेइंग हमें दक्षिणा दो, फिर हम तुम्हें शराब देंगे। उसी बीच में 1771 में नाटौर हत्याकांड होता है। नाटौर हत्याकांड में सन्यासी फकीर अपने दक्षिणा की डिमांड को लेकर अलग अलग जगहों में घूम रहे होते हैं, तो वहीं पे नाटौर कि तहसील कोठी के सामने 300 साधु फकीर दक्षिणा मांगने गए होते हैं, और वहां पे गार्ड ने गोली चला दी। सो 150 भगवा कफनी मतलब साधु या फिर हरी पगड़ी वाले फकीरों की मौत हो गई। उसके बाद इस घटना को नाटौर नरसंहार भी कहा जाता है, और इससे एक स्पार्क फैल गया कि कंपनी दान दक्षिणा मांगने वाले सन्यासियों पर भी विद्रोह या फिर गोली चलवा के उनकी मौत करवा सकती है। सो इन लोगों ने एक प्लान किया, फिर धीरे धीरे सारे नागा सन्यासी और फकीर एक साथ एकत्रित हुए। दे स्टार्टेड अटैकिंग। इन्होंने अंग्रेजों के काफिले वगैरह पे गुरिल्ला अटैक करने शुरू किया। इट्स लाइक कि उनका शाही खजाना जा रहा है रोड के थ्रू, उस पे अटैक। छोटे मोटे किसानों के पास से अंग्रेजों का अनाज का बुलक काट जा रहा है, बैलगाड़ी वगैरह, उस पे अटैक। और इन्होंने बस बहुत तेज अटैक होता था, शिफ्ट अटैक। उसके अटैक करने के बाद दे वैनिस्ड। और इनको इन लोकल जमींदार जो छोटे छोटे जमींदार हैं, पीजेंट्स हैं, उनका भी सहयोग इनको मिलता था। वो इनको लोकल सपोर्ट में भागने में मदद करते थे, खाने का सपोर्ट करते थे, ऑल दिस थिंग्स। सो इस तरह से सन्यासी रिवोल्ट स्टार्टेड हैपनिंग। जो फेमस लीडर सबसे प्रसिद्ध, दैट वाज मजनू शाह was फकीर एंड भवानी पाठक। और मजनू शाह ने मुरादाबाद रोहिलखंड के कस्बों के कई सारे फकीर सदस्य को इकट्ठा किया। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि 1772-73 के आसपास जगन्नाथपुरी के मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में वहां के लोगों ने करों को देना रोक दिया। उनको लगा कि ये सन्यासी हमारी रक्षा करेंगे, और इसी बीच में कंपनी ने भी इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी शुरू की कि कैसे इन नागा साधुओं से, कैसे इन फकीरों से हमें काउंटर अटैक किया जाए। 8 दिसंबर 1786 कालेश्वर जो आज के वर्धमान और बीरभूम की सीमा पे बंगाल में एक प्लेस है, जहां पे अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने मजनू शाह को गोली मारा, और मजनू शाह वहां से गोली लगने के बाद घायल अवस्था में भागते भागते 26 जनवरी 1788 को उनकी मृत्यु कानपुर में हो जाती है। इसके बाद से धीरे धीरे ये मजनू शाह के मरने के बाद दिस मूवमेंट डाइड। और अंग्रेजों ने भी क्या किया, अंग्रेजों ने पास सिस्टम लगा दिया। उस पास सिस्टम को लोग बोलते थे परवाना, कि गंगा पद्मा पर 25 से अधिक लोगों का अगर जत्था चलना है तो उनके पास परवाना एक रिवर पास होना अनिवार्य है। बिना पास पकड़े जाने पर सजाए मार, मतलब आपको मौत भी हो सकती है या फिर जब्ती। सो इस तरह से कंपनी ने सन्यासी रिवोल्ट पे कंट्रोल पाया। बट द सन्यासी रिवोल्ट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड अटैक अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, आम लोगों का। सो मजनू शाह के मौत के बाद धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो गया। मूवमेंट पहले तो छोटे छोटे पॉकेट से बटा, फिर खत्म हो गया। लेकिन
ये मूवमेंट आज तक लोगों को वहां पे स्मृति में बसा हुआ है। कंपनी डाक दिया दक्षिणा बैन कैला, गंगा पार कथिया उठे, 3 तला वार कैला। दिस इज अ लोक गीत वहां का है, जहां पे कंपनी ने दक्षिणा रोकी तो 3 तलवार बरछे उठे। सो वहां की लोकल इमेजिनेशन प्लस सबसे पहले जो बंकिम चंद्र ने 1882 में एक उपन्यास लिखी आनंद मठ, ऑलमोस्ट 100 years लेटर, जहां पे उसी में हीरो फेमस वंदे मातरम। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रिवोल्ट, सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट के ठीक सटे अपराइजिंग, दैट इज चुअर अपराइजिंग। चुअर अपराइजिंग और इसका टाइम पीरियड ये 3 अलग अलग फेजेस में होता है, और इसके पीछे जो आपके कारण है मेनली वही कारण है कि अंग्रेजों का शासन, लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ना। इसके बियॉन्ड यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का, फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासियों के साथ में जबरन उनका कॉलोनियल सिस्टम में लाने का प्रयास किया जाता है। तो बेसिकली इस चुअर अपराइजिंग का जो लोकेशन, दैट लोकेशन इज जंगल महल, जो आज के प्रेजेंट डे पुरुलिया झारग्राम मिदनापुर वाले एरिया का पार्ट है। और यहां पे जो रहने वाले आदिवासी, दैट इज भूमिज, वो अपने को भूमि का पुत्र मानते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग देमसेल्फ भूमिज। लेकिन अंग्रेज इनको बहुत ही नीची निगाह से देखते हैं एंड दे से इनको चुआर बोलते हैं। चुआर मीन्स चोर, सुअर, डाकू। और धीरे धीरे ये जो इनके खिलाफ जो नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है, चुआर, यही इस विद्रोह की पहचान बन जाती है। और फॉरेस्ट से निकलने वाले जो प्रोड्यूस होते हैं, लाख और भी बहुत सारे माइनर प्रोड्यूस होते हैं, उस पर भी लाइसेंस को लेने, उस पर भी फॉरेस्ट लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब अंग्रेजों से लाइसेंस लेके तभी आप करेंगे। दूसरा, इस पर टैक्सेस वगैरह भी सरकार को देने पड़ते थे। मतलब जंगल का जो भी प्रोड्यूस, उसमें आपको सरकार को भी हिस्सा देना पड़ेगा। सो इसके विरोध में सबसे पहला जो फेज चला 1766 टू 1774, और इसमें दलभूम के जगन्नाथ सिंह, 1766 से 1774 तक ये चला फेज। और इसमें इसके 2 मेन हैं लीडर, जगन्नाथ सिंह और सुबाल सिंह। जगन्नाथ सिंह एंड सुबाल सिंह। और इन्होंने नारा दिया, जंगल हमारी जड़ है, उसे कागज नहीं काटेगा। कागज मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो इनका अप्रोच होता था कि रात के अंधेरे में 25-30 लड़ाकों का छोटा सा फ्लाइंग दस्ता होता था, और जो भी लगान, चौकी या खजाना गाड़ी आसपास से जा रही होती थी उसको लूट के फिर जंगल में गायब। और कंपनी एज ए काउंटर क्या करती, जो भी जंगल के फ्रंटियर पे गांव है, उन गांवों में जिनको शक होता वहां पे उनको जला दिया करती। फिर धीरे धीरे ये वाला फेज थमा। फिर 1782 से 1784 दूसरा फेज चला, जिस फेज में पंचायत के मंगल सिंह ने इस मूवमेंट को लीड किया। और इस टाइम पे इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, खजाना लूटने के साथ साथ जितने भी कचहरी में कागजात थे उसको लोग जला दिया करते थे। और तीसरा जो क्लाइमेक्स था इस मूवमेंट का, क्लाइमेक्स आया दुर्जन सिंह के टाइम पे। सो दुर्जन सिंह ने इस मूवमेंट को 1798 से लास्ट फेज 1799, वहां पे दुर्जन सिंह ने लीड किया। और इस मूवमेंट को बहुत ही बृहद और बहुत ही आक्रोश भरा और अंग्रेजों के लिए बहुत खतरनाक बना दिया। सो दुर्जन सिंह के टाइम पे दिस मूवमेंट बिकम वेरी वेरी फियर्स। और उसी में मिदनापुर कलेक्टर फोर्ट विलियम को एक लेटर लिखता है कि राजमार्ग असुरक्षित है, यहां से खजाना हम नहीं लेके जा सकते। इतनी ज्यादा इन लोगों ने आतंक फैला दिया था कि अंग्रेज अब बिल्कुल हेल्पलेस टाइप से महसूस करते थे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को मेंटेन करने में। सो फाइनली दुर्जन सिंह को फिर जब लॉर्ड वेलेस्ली ने फाइनली इसको टेकअप किया। लॉर्ड वेलेस्ली के टेकअप करने के बाद दुर्जन सिंह कंट्रोल किया गया। दुर्जन सिंह फ्लाइंग कॉलम्स को उतारे गए और फाइनली दुर्जन सिंह को पकड़ा गया और इस तरह से मूवमेंट खत्म हुआ।
आज भी दुर्योधन सिंह के नाम पे वहाँ बहुत सारे पुरुलिया के क्षेत्र में लोक गीत वगैरह चलते हैं कि ये ही वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज पर्सन। और आगे चल के ये जंगल महल का जो विद्रोह है, ये विद्रोह आपके संथाल हुल को इंस्पायर करेगा। सो दिस इज सेकंड विद्रोह। नाउ मूविंग टू थर्ड, पॉलीगर विद्रोह। सो पॉलीगर विद्रोह समझने से पहले समझो कि दक्षिण तमिलनाडु में एक सिस्टम था जहां पे पॉलीगर शब्द अंग्रेजों ने दिया है, इनको वहां के लोकल भाषा में पलाइकर बोलते थे। पलाइकर, इसमें सिर्फ इतना याद रखो, ये वैसा सिस्टम था कि वहां के राजा महाराजा लोग कुछ लोगों को वहां पे छोटे छोटे किला में बनाने की और रहने की अनुमति दे दिया करते थे, जिससे वो इस छोटे छोटे लोकेशन पे एज ए प्रोटेक्टर काम करते थे। डाकू, बैंडिट, सो उन लोगों से बचाने का काम करते थे, प्लस राजा के लिए एक बफर की तरह काम करते थे। इन केस कोई अटैक आता है, सो इनको रेगुलर आर्मी के साथ साथ ये भी उनके साथ युद्ध में फाइट करेंगे। बदले में राजा इनको किला और आसपास के गांवों का राजस्व दे दिया करते थे। सो ये किला को बोला जाता था पलायम, और अलग अलग गांवों का राजस्व, और ये बदले में राजा को प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप से टैक्स पे करते थे। और ये आसपास के गांवों से कवल शुल्क लेते थे कि भाई राजस्व के साथ साथ हमें कवल शुल्क दो, क्योंकि हम तुम्हें चोर डाकू से ही बचाते हैं। मान लो किसी कोई जानवर चोरी कर लिया किसी के खेत वगैरह पे, तो उनको ये इसका भी बहुत ही सिंबॉलिक होता था, बहुत ज्यादा नहीं होता था। लेकिन जब कर्नाटिक पार्ट बिकम, अंग्रेजों का ये पार्ट जब बना, सो अंग्रेजों ने बोला कि सबसे पहले जो आप जो सिंबॉलिक टैक्स दे रहे, टैक्स वैक्स आपको लगान देना पड़ेगा। जैसे अन्य किसान देते हैं वैसे आपको ये भी देना पड़ेगा। सारे किले हमारे कैप्चर में रहेंगे, और ये जो कवल शुल्क आप लेते हैं गांवों से, ये एक्सटॉर्शन है, आप रंगदारी टैक्स लेते हैं। सो बेसिकली यही मुद्दा था। इसका टाइम पीरियड 1799 से 1805, वेलेस्ली का टाइम पीरियड। एंड इसके जो मेन लीडर थे, एक दो नाम याद रखो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉलीगर विद्रोह क्यों हुआ था, किस वाले क्षेत्र में हुआ था, और इसमें से जो प्रमुख नाम में से एक सबसे प्रमुख नाम है वीर पांड्या कट्टा बोमन। वीर पांड्या एक कोई मूवी भी है तो उसमें भी कोई कैरेक्टर नाम था वीर पांड्या। सो वीर पांड्या कट्टा बोमन उसके बाद फर्स्ट युद्ध में छोटा मोटा फाइटिंग होता है एंड ही डाइड। फिर दूसरा युद्ध होता है, और दूसरे युद्ध में तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन आता है 1800 में। तिरुचिरापल्ली प्रोक्लेमेशन आर्थर वेलेस्ली के कारण आता है, और आर्थर वेलेस्ली बोलता है कि इस सारे रीजन पे हम अपना कैप्चर सारे किलों पे करेंगे। और फाइनली धीरे धीरे आर्थर वेलेस्ली इन सभी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है, एंड उसके बाद इन सभी पलायम को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। एंड इस पलायम में से 72 डायरेक्टली जमींदारी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस हैज बीन कन्वर्टेड थ्रू द रेगुलेशन 25 ऑफ 1802। सो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि पॉलीगर विद्रोह में क्या क्या टाइम पीरियड, एरिया कौन सा, वीर पांड्या कट्टा बोमन, ठीक है, और आर्थर वेलेस्ली अंग्रेजों के साइड से, रीजन कर्नाटिक, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, जो सबसे पहला म्यूटनी होता है सिपाहियों का, दैट इज वेल्लोर फोर्ट म्यूटनी। वेल्लोर फोर्ट म्यूटनी विद्रोह भी कहा जाता है, मिनी 1857 रिवोल्ट, क्योंकि कारण कुछ कुछ वैसे ही हैं। 1805 जुलाई 1805 में मद्रास आर्मी ड्रेस रेगुलेशन नियम आया। मद्रास आर्मी ड्रेस
रेगुलेशन कि परेड के समय हर सिपाही को टर्बन कैप पहनना पड़ेगा। और ये टर्बन कैप में इशू किया था कि ये इस तरह से कुछ बना हुआ था और इसके चारों तरफ जो पट्टी थी चमड़े की थी। चमड़े की पट्टी लगाने के पीछे ये उद्देश्य था कि इसका जो स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रक्चर ना खराब हो। इसके साथ साथ इस रेगुलेशन में एक और बात कही गई कि ड्यूटी के समय पर पगड़ी, तिलक, कान कुंडल, लंबी दाढ़ी मूछ सब वर्जित। हिंदू सिपाहियों को जो चमड़ा था, चमड़ा का पट्टा वही माथे पर रखने का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आया। ये बहुत ही आहत हुए। ऊपर से तिलक वगैरह पाबंदी और मुसलमानों को दाढ़ी कुतरने का हुक्म और ये चमड़े से उन्हें परहेज था। उनको लगा कि ये अंग्रेजों ने हमारे साथ जानबूझ के ये डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास किया है। 2 बजे थे रात के 10 जुलाई 1806। अचानक से रात के 2 बजे कुछ सिपाहियों ने अटैक करना शुरू कर दिया और साथ में नारों की आवाज आ रही थी, हजरत नबी जिंदाबाद, श्री रामचंद्र की जय। डायरेक्शन बहुत क्लियर था कि हमारे धर्म को अगर आहत किया जाएगा तो हम नहीं इसमें चूकेंगे। और उसके बाद 2:30 बजते बजते आधे घंटे में 14 अफसर और 115 यूरोपियन सिपाहियों को मार गिराया गया था। और ये सारे विद्रोही, क्योंकि उसी महल में वेल्लोर फोर्ट के ऊपरी हिस्से में टीपू सुल्तान के बेटे वहां पे नजरबंद थे, जिसमें से एक बेटा फतेह हैदर को उतार के ये लोग बोले कि अभी इसको हम अपना राजा घोषित कर दिए। हाँ, फिर सुबह 7 बजे खबर पड़ोसी एरकॉट में पहुंची। एरकॉट आपको याद होगा, मैंने बताया था कर्नाटिक वार्स के टाइम पे क्लाइव एरकॉट का सीज करता है। फिर वहां से आर्मी की बहुत छोटी छोटी टुकड़ी आई, बहुत गन्स वगैरह आए और लगभग 7:30-8 बजे तक पहुंचने के बाद सभी को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद जिन सिपाही ने विद्रोह किया तो उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने अपना रेगुलेशन वापस लिया। एंड उस समय मैंने पहले ही बताया था आपको, विलियम बेंटिक उस समय मद्रास के गवर्नर थे। कमांडर इन चीफ मद्रास का था सर जॉन क्रैडॉक। विलियम बेंटिक कौन था उस समय? आपका मद्रास का गवर्नर था। और कमांडर इन चीफ ऑफ मद्रास वाज सर जॉन क्रैडॉक। इन दोनों को वापस बुला लिया गया। बोला कि भाई तुमसे तुम्हारे रहते हुए सेना विद्रोह कर दे, ये बहुत ही शर्म की बात है। टाइम पीरियड 1805 से 1806, वेल्लोर म्यूटनी। सबसे इंपॉर्टेंट इस फेज का पैका रिबेलियन में कई बार उड़ीसा के विधानसभा ने वहां पे कई बार रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा इसको मिलना चाहिए। अब इसके पीछे हम आते हैं क्यों मिलना चाहिए। समझो सबसे पहले कि ये एरिया कहां पे है, उड़ीसा। टाइम पीरियड 1817 से तुम्हारा रिवोल्ट शुरू होगा। उसके पीछे का जरा बैकग्राउंड समझते हैं कि उड़ीसा वाले पार्ट में जगन्नाथपुरी से कटक के बीच में बहुत ही समतल धरती है, जो कि किसानों के लिए बहुत उपजाऊ है। वहां पे खेती करना बड़ा आसान है। वहां पे एक पर्टिकुलर क्लास के किसान रहते हैं जिनको हम पैका बोलते हैं। पैका किसान वो किसान हैं जो शांति के समय में अपना खेती करते हैं और युद्ध के टाइम पे वह जो वारियर की तरफ फाइट करते हैं। वहां के राजा महाराजा इन किसानों को, पैका किसानों को, ये जमीन बिना किसी कर का दिया करते थे। कोई इसी तरह से लगान वगैरह वसूला नहीं जाता था, जिससे इनको निष्कर भी बोलते थे। निष्कर
या फिर निज घर जमीन। फिर 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा पे कैप्चर कर लिया, उड़ीसा को जीत लिया। सो अब निजघर जमीन पर भी उन्होंने किराए की मांग करनी शुरू कर दी। ऊपर से 1808 में उन्होंने करेंसी रेगुलेशन एक्ट लेके आए, जिसके तहत अब आपको जो भी रेंट देना होगा वो आपको कैश में ही पे करना होगा। सो अब लगान आपको क्वाइनेज सिस्टम, जो गोल्ड सिल्वर कॉइन्स वगैरह उसमें पे करना होगा। और नमक सॉल्ट टैक्स भी वहां पे बहुत ही कड़ाई से वसूला गया। सो इस सभी घटनाओं के बीच में 1803 से लेकर 1815-16 तक सबों के बीच में काफी आक्रोश है। लोगों के बीच में दो लोगों में आक्रोश है। एक तो वो जो राजा जिनको डिस्पोजेस किया गया है, छोटे छोटे जो राजा वगैरह को डिस्पोजेस किया गया है। दूसरा ये पैकाज जिनको जमीन पहले फ्री में ये वहां पे करते थे, इनको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था, ये भी आपस में इनके मन में विद्रोह है। सो लेट मार्च के अंतिम महीने में 1817 में कांधा के 400 लड़ाकों ने वहां के एक नियर बाई गांव है बानापुर कचहरी है, वहां पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वहां के जो गांव वगैरह उसको जला दिया, उसमें जो कागजात वगैरह थे। इट हैपेंड ऑन 1 अप्रैल 1817। और जैसे ये घटना होती है तो जो एक बहुत ही फेमस जो पर्सनालिटी है जो इस मूवमेंट को लीड करते हैं, और वो वहाँ के लोकल राजघराने से हैं, खोरधा इज द नेम, खोरधा के राजघराने से हैं बक्सी ठाकुर जगबंधु। बक्सी ठाकुर जगबंधु। सो बक्सी ठाकुर जगबंधु भी इसमें कूद गए। ही विल टेक लीड कि निजघर से उठी तलवार, जगन्नाथ का ध्वज हमारी ढाल। सो जगन्नाथ मंदिर को इन्होंने वो बना के दे स्टार्टेड फाइटिंग। और इसके बाद इनका मूवमेंट काफी फियर्स हो गया। 4 से 7 अप्रैल को तक होते होते इन्होंने बानापुर खोरदा के जितने भी तोपखाने वगैरह सब ध्वस्त कर दिए। धीरे धीरे और भी इनके साथ लोग जुड़ने लगे। और पैका ऑलरेडी ये लोग युद्ध में भाग लेते थे, तो इनके पास में ऑलरेडी वो फाइट करने का जिल था, फाइट करने की कैपेसिटी भी थी। सो जब ये खबर जगन्नाथ टेम्पल में पहुंची तो वहां के पंडों ने उस समय जो लोकल राजकुमार मुकुंद देव को गजपति घोषित कर दिया। सो पैका लोगों को और जोश आ गया कि यार जब साक्षात भगवान भी हमारे साथ में हैं। एंड दे स्टार्टेड बहुत ही फियर्स अटैक। जो कंपनी ने जगबंधु के नाम पे 500 रुपए का इनाम भी रख दिया। हम जिंदा है मुर्दा जो पहुंचाएगा उसको हम 500 रुपए का इनाम देंगे। सो दिसंबर 1818 पहुंचते पहुंचते खुले मैदान में लड़ाई दब गई, लेकिन गुरिल्ला वारफेयर पहाड़ों पे जंगलों में जारी रहा। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत ही शक्ति के साथ इसको डील किया। बहुत सारे पैका को फांसी दे दी गई और बहुत लोगों को पेनल ट्रांसपोर्टेशन पे भेजे गए, मतलब काला पानी की सजा बाद में। फाइनली 17 मई 1825 को लंबे टाइम के बाद जगबंधु ने कटक में आत्मसमर्पण किया और उन्हें घर में नजरबंदी कर दिया गया, हाउस अरेस्ट। वहीं पे 1829 में उनका देहांत हुआ। इस तरह से पैका रिबेलियन का अंत हुआ। एंड पैका रिबेलियन के जब 100 ईयर्स पूरे हुए थे 2017, 200 ईयर्स 200 साल जब पूरे हुए थे, तो इसकी याद में डाक टिकट इशू किया गया था। और ओडिशा विधानसभा इसको लगातार इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के टैग देने की मांग कर रही है। ठीक है। सो दिस इज द पैका रिबेलियन, जगबंधु, ईयर 1817, एरिया उड़ीसा, कारण पैका क्या? वो क्लास, वो मिलिशिया, किसान का ग्रुप, जो ग्रुप नॉर्मल टाइम पे खेती करता है और वार के टाइम पे दे फाइट एज ए वॉरियर। ठीक है। सो लेट मूव टू नेक्स्ट।
मूवमेंट देखने को मिलता है जिसमें रिलीजियस टोन है। अब दोनों सेम टाइम पीरियड होते हैं, फराजी एंड वहाबी। सो दोनों का एक बार समझते हैं टाइमलाइन। सो 1818 में हाजी शरतुल्ला ये मक्का मदीना गए होते हैं और वहां से वापस भारत लौट के आते हैं। रीजन बंगाल वाला है, शरतुल्ला रीजन बंगाल वाला है। और जब ये मक्का से लौट के आ रहे तो इनके दिमाग में वही चल रहा होता है कि मुसलमान अपने रास्ते से भटक गए हैं, ये दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। सो ये जैसे ही वो जहाज से लौट कर बंगाल पहुंचने वाले होने वाले होते हैं, तो दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि ईमान को दिखावे के झाड़ फूक से बचाना है। सो बंगाल में के आने के बाद वो गांव में उतर के, इनके गांव का नाम है शमाइल। सो गांव में उतर के लोगों को घूम कर, उनके हाथ में एक कॉम्पास भी रहता है, हमेशा हाथ में कॉम्पास ले घूमते हैं, क्योंकि सबको नमाज पढ़ने के लिए सही दिशा दिखाते हैं कि सही दिशा दसो द्वारा मक्का मदीना किस दिशा में पड़ेगा। सो हाथ में कॉम्पास लेके सबको ये नमाज पढ़ने का सही दिशा दिखाते हैं और सबको ये वहां पे जाकर लोग बताते हैं कि बेटा ये दारुल हर्ब है, मतलब यह इलाका जो वैसा जहां पे अल्लाह का कानून लागू नहीं होता, बिकॉज यहां पे दूसरे का शासन, अंग्रेजों का। इसलिए इस दारुल हर्ब में सबसे पहले ये 5 फर्ज निभाओ। 5 फर्ज, ये 5 फर्ज निभाना बहुत अनिवार्य है। सलात, सौम, जकात, हज, कलीमा। सो फर्ज, तुम्हारे लिए फर्ज शब्द इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्या क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ इन्होंने बोला कि इस दारुल हर्ब में हर मुसलमान को अपना ईमान बचाना है। ये 5 फर्ज आपको निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? सलात, सौम, जकात, हज और कलीमा। बाकी सब बियाद है, बाकी सब विदा है। विदा मतलब दिखावटी रस्में, वो सब छोड़ दो। सो इस वर्ड फर्ज से बना फराजी, और फराजी मूवमेंट के फाउंडर हाजी शरतुल्ला। उसके बाद इन्होंने फ्राइडे के नमाज वगैरह पे भी बोला कि नहीं उसको भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगेन तुम दारुल हर्ब में हो और वहां पे जब तक निजाम पाक न हो इमामत मुमक्कल नहीं। सो उन्होंने उसको मना कर दिया। पीरी शागिर्द वाला कॉन्सेप्ट को उन्होंने हटा दिया, पीरी मुरीद वाला। इन्होंने उस्ताद का कॉन्सेप्ट लेके आए। उसके साथ साथ इनका अंग्रेजों से कैसे कॉन्फ्रंटेशन हुआ कि इंडिगो प्लांटर्स उस समय बंगाल में नील की खेती करवाते थे, तो जमीन किसानों को पैसा कर्ज के देकर उनसे नील की जबरदस्ती खेती करवाते थे। सो और एक टाइम ऐसा आया कि हाजी शरतुल्ला ने 1827-28 में अपने गांव में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, और सभा बुला के बोला कि कर्ज से घिरे हुए जमीन पे नील बोना हराम है, और जो भी करारनामे पे जो भी इंडिगो प्लांटर्स के साथ में सिग्नेचर करेगा उसकी नमाज नमाकूल हो जाएगी, सो लोगों को एक साथ दो डर दिखने लगा। एक तो धर्म का डर, दूसरा किसानों को अपना अधिकार लगा, उनका अधिकार खोया जा रहा है। सो एक साथ डबल अटैक। और ठीक इसी टाइम पे इनका बेटा दुद्दू मियां एंटर करता है। सो हाजी अली का जो बेटा दुद्दू मियां है, उसका असली नाम मुहसिनुद्दीन अहमद है। दुद्दू मियां का ओरिजिनल नेम मुहसिन अहमद, और ये काफी फियर्स और बोल्ड इंसान है। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे मूवमेंट को लीड करता है। 1831 में गोपालपुर से ये ऐलान करता है कि नो रेंट नो इंडिगो। अंग्रेज सरकार भी दुद्दू मियां के पीछे पड़ जाती है, लगातार इसको कैप्चर करते रहते हैं, हर 2-3 साल पे इसको पकड़ के लेके जाती है, बट इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस देने वाला ही नहीं है, इसके खिलाफ कोई सबूत, कोई विटनेस है ही नहीं। मतलब विटनेस तो है बट कोई इसका विटनेस देना नहीं चाहता। सो इस तरह से दुद्दू मियां लीड कर रहा होता है। फाइनली 1859-60 में जब नील विद्रोह
अपने पीक पे पहुंचता है, नील विद्रोह शुरू होता है, अपना पीक पे पहुंचता है, तो फिर से दुद्दू मियाँ, लेकिन अब बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी हौसला वही है, दुद्दू मियाँ फिर से मूवमेंट को लीड करना शुरू करते हैं। फाइनली 1862 में दुद्दू मियाँ की मौत हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे वगैरह स्वराजी मूवमेंट को आगे लीड कर रहे होते हैं। सो स्वराजी मूवमेंट बंगाल का जोन में है, फाउंडर हाजी शरतुल्ला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनका एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं है, लेकिन वहीं पे दूसरी वहाबी, जो वहाबी हैं, वहाबी काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले हैं। इनका भी कुछ कुछ सेम कॉन्सेप्ट है कि सेम उसी टाइम पीरियड में 1821 के आसपास में सैयद अहमद बारलेवी हज से लौट के आने के बाद, ये भी हज से लौट के आते हैं और हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज का दौरा करते हैं। बिल्कुल सलवार कमीज, वो पठान पलक कुर्ता साइड टाइप होता है, सफ़ेद साफा ऊपर आके बांध के, और इनके दिमाग में एक ही फितूर है कि ब्रिटिश राज और सिख अंपायर दोनों विदेशी हैं, इन दोनों को हटा के शरिया बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम हमें स्टैब्लिश करना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इनको सुटेबल प्लेस लगता है जो फ्रंटियर स्टेट है, अफगानिस्तान से सटा हुआ पंजाब वाला जोन। इनको लगता है कि ये सबसे सही जगह है जहां पे हम अपना शरिया वाला पॉलिटी हमको स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगेन ये भी भारत को बोलते हैं कि ये दारुल हर्ब है, तो जिहाद हमारा फर्ज है। सो ये पेशावर पहुंचे सैयद ने, वहां पे उन्होंने अपना पूरा लश्कर वगैरह बनाया सिख के चौकियों पे। सिख से इनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता था, सिख और ब्रिटिशर्स इनके दो इनके मेन दुश्मन थे। तो सिख की जितने भी चौकियां थी वहां पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, और सिख अभी काफी स्ट्रांग है वहां पे। आपने देखा होगा 1839 में राजा रणजीत सिंह की मौत के बाद वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, तो इसके पहले सिख अभी स्ट्रांग है। तो ये, लेकिन सैयद अहमद बारलेवी यहाँ पे इनसे लगातार फाइट कर रहे होते हैं। और 1831 बालाकोट रिज में लगातार सुबह से गोलियां चल रही होती है दोनों साइड से। फाइनली सैयद अहमद और मौलाना शाह इस्माइल, इसके सहयोगी, दोनों शहीद हो जाते हैं। और कंपनी अपने उस क्रॉनिकल में लिखती है, द फैनेटिक न्यूक्लियस जस्ट राइट। अब वहाबी मूवमेंट, अच्छा हाँ, इसको वहाबी मूवमेंट क्यों बोलते हैं कि बेसिकली अरेबिया में अल वहाबी मूवमेंट एक वहाबी रिफॉर्मर है जिन्होंने पूरे इस्लाम को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। धीरे धीरे वो रिफॉर्मेशन बहुत ही एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। सो वहाबिज्म आज के डेट में, वहाबिज्म मोस्ट ऑफ जितने भी रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर गवर्न्ड बाय द वहाबिस्ट आइडियोलॉजी। सो वही वहाबी के नाम पे इन्होंने अपने मूवमेंट नाम रखा वहाबिज्म, मतलब उस वहाबिज्म का नाम है वहाबी रखा, द ओरिजिनल रिफॉर्मर ऑफ अरेबिया। सो एक बार जब ये वहाबी मूवमेंट में 1831 में सैयद अहमद बारलेवी, ये राय बरेली किस लिंग का नाम है, बारलेवी आपको मिलता है। सो व्हेन ही डाइड, सो मूवमेंट 4 खलीफा ने लीड किया, विलायत अली, इनायत अली, फरहत हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अब चूंकि इन चारों का जो सेंटर था वो पटना था, ये चारों पटना के गलियों में वहाबी मूवमेंट को अपना घर बना लिए, और वहाबी मूवमेंट को यहीं से लीड किया जाने लगा। और यहीं से ये लोग, जो फ्रंटियर इलाका था वहां पे, इनको यहां से लोग कंट्रोल करते थे। फिर 1863 इन चारों खलीफा को लीड करने का 1863 में देहरादून रेड में ये विलायत इनायत पकड़े गए, और इनको अंबाला में, कहीं पटना कोर्ट रूम में इनको ट्रायल करने के लिए लाया गया। एंड पहली बार ब्रिटिश इतिहास में फर्स्ट स्टेट सिक्योरिटी ट्रायल हुआ। फर्स्ट स्टेट सिक्योरिटी ट्रायल, समझो इसके पीछे ये क्या है। अंग्रेजों ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि अंग्रेजी साम्राज्य को उठा के उखाड़ फेंकना चाहते हैं,
1863 के टाइम पे अंग्रेजी हुकूमत पूर्ण रूप से कंपनी के हाथ से क्राउन के पास में आ गया था। सो डायरेक्ट इनका कॉन्फ्रंटेशन क्राउन से हो रहा था। सो इसको फर्स्ट स्टेट सिक्योरिटी ट्रायल कहते हैं, क्योंकि ये क्राउन के अंडर में ट्रायल हुआ था। फाइनली इसमें से मेजॉरिटी को, जितने भी वहाबी सब पकड़े गए, सबको उठा उठा के अंडमान भेज दिया गया काला पानी के लिए। दे ऑल हैव बीन सेंट टू द अंडमान। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है रामसोई। रामसोई बोलते हैं इसको, रामोसी भी बोलते हैं, रामोसी बगावत। रामोसी बगावत 1822 से 1841 तक चलता है। क्षेत्र महाराष्ट्र, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, बेसिकली सह्याद्री। महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट से उसको हम सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत। सो सह्याद्री वाला जोन। और ये रामसोई है कौन? तो अगर आप ये फेज याद करोगे तो हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर 1818 में पेशवा का जो पोस्ट है वो परमानेंटली समाप्त हो जाता है, और जो छत्रपति हैं, छत्रपति के लीनियस, उनके लीनियस में से राजा प्रताप सिंह को सतारा का किंगडम देके, छोटा सा किंगडम देके, फिर से शिवाजी के लीनियस को स्टैब्लिश कर दिया जाता है। सो रामोसी बेसिकली मराठा के अंडर में ये वैसे किसान हैं जो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पैका वाला, ये वहां पे खाली टाइम में खेती भी करते हैं और युद्ध में भाग भी लेते हैं। सो अगेन इनको जो फील्ड्स वगैरह हैं फ्री में मिला हुआ है, और इनके लिए जो शब्द यूज होता है शतकारी सैनिक। शतकारी सैनिक मतलब पारंपरिक ऐसे किसान जो किले के रक्षक भी हैं, जो युद्ध में ही भाग लेंगे, जो खेती का भी काम करते हैं। और पेशवा इनको बदले में इनको छूट वगैरह दिया जाता था लगान वगैरह में, और भी बहुत सारे इनको बेनिफिट्स मिला करते थे। तो जब पेशवा का पोस्टिंग अबॉलिश हो गया तो रामोसी की जरूरत क्यों है? और जिस किले की सुरक्षा ये करते थे वहां पे तो ब्रिटिश की सेना करती है। तो ये धीरे धीरे इन लोगों के पास काम रोजगार भी खत्म हो गया, और जो लैंड इनके पास में था वो लैंड इनके पास में बेसिकली विदाउट रेवेन्यू था। सो अब इनको लैंड में रेवेन्यू देने की भी जरूरत पड़ रही है। सो धीरे धीरे ये चीज एक बगावत का फॉर्म लेगी, और 1822 में पहली चिंगारी चित्तर सिंह के रूप में आएगी। सो सतारा जिले में चित्तौर सिंह ने 100-200 रामोसी को इकट्ठा किए, और जितने भी यहाँ पे सरकारी खजाना वगैरह था, बैलगाड़ी पे जा रहा था, जितने भी वहां पे कागजात वगैरह लगान के बही खाते, सबको या तो जला दिया, लगान के बही खाते, या खजाना लूट लिया। सो धीरे धीरे रामोसी प्लंडर के नाम से ये बहुत ही फेमस हुआ, और यहीं से रामोसी की बगावत शुरू होती है। उसके बाद 1825 से 1829 में उमाजी नायक, सबसे पहले चित्तर सिंह, सेकंड रामजी नायक, उमाजी नायक। 1825 से 29 में ये काफी देर तक, काफी लंबे समय तक रामोसी को लीड करते हैं। ये भी इनका भी सेम स्टाइल है, कभी पुलिस चौकी पे छापे मारना, कभी तहसील कचहरी छापे मारना, और इन पे सरकार ने 10,000 रुपए तक का इनाम रख दिया। फाइनली दिसंबर 1831 में उमाजी पकड़े गए, दिसंबर 1831, और इनको वहीं पे नीम के पेड़ में टांग दिया गया, शहीद, फांसी दे दी गई। तब से इनको नीम शहीद कहा जाता है। एंड थर्ड, उमाजी नायक के बाद जो अगला फेज आया 1839-41 में, और इस बीच में अंग्रेजों ने क्या अप्रोच लिया इस 10 साल में? अंग्रेजों ने जितने भी गांव हैं जो रामोसी को सपोर्ट करते हैं, या तो उन गांवों को जला दिया, और या फिर रामोसी में से ही जो लोग इजिली पैसिफाई हो सकते हैं उनको लेके एक छोटी सी आर्मी तैयार की। आर्मी मतलब छोटे से लोकल लेवल पे मिलिशिया, और रामोसी को ही काउंटर करने के लिए। सो जो लोग को न्यूट्रलाइज कर सकते न्यूट्रलाइज करो, जो बच जाएं उनको लेके एक छोटा सा वहां पे पुलिस टाइप का बना दो। सो उन्होंने रामोसी को डिवाइड भी कर दिया, और फाइनली जो फाइनल फेज आता है 1839-1841, इस वाले फेज में जो राजा प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह को अंग्रेजों के ऑर्डर से गद्दी पर से हटा दिया जाता है। सो रामोसी जो है उनके प्रेस्टीज पे ये बात फिर से आती है कि नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए, ये हमारे शान शौकत के खिलाफ है, हमारे महाराजा को इस तरह से गद्दे से उतार दिया गया। और दिस टाइम मूवमेंट को लीड करते हैं रामा नाइक।
ये कौन है? ये उमाजी नायक के भतीजे हैं। सो फाइनली इनके साथ भी इनको पकड़ कर लिया जाता है और फाइनली रामोसी विद्रोह को शांत कर दिया जाता है। ठीक है, एंड बाई द 1842-45 तक ये विद्रोह को पेसिफाई कर लिया जाता है। सो दिस इज हाउ रामोसी मूवमेंट डिक्लाइंड। और आज भी रामोसी मूवमेंट वहां पे सह्याद्री में लंबे आज भी वहां पे इनकी चर्चा होती है। और जब 1890 में जब महाराष्ट्र में तिलक वगैरह फिर से मूवमेंट को रिवाइव करने का प्रयास करते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट को जगा रहे होते हैं, सो वो उमा जी को डेक्कन का फर्स्ट गुरिल्ला के नाम से बुलाते हैं। उमा जी नायक वो डेक्कन का फर्स्ट गुरिल्ला। और इन सभी लोगों के बारे में बात करके वहां पे लोगों में वीरता की भावना को, नेशनलिस्ट स्पिरिट को जगाने का प्रयास किया जाता है। सो ये था हमारा रामोसी मूवमेंट। हम 1822 से 1841 वाले फेज में पहुंच गए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, इसमें दो है, एक तो कोंद है और एक संथाल है। और कोंद और संथाल दोनों ट्राइबल हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक ट्राइबल है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में खासी हील अपराइजिंग। सो समझो खासी हील अपराइजिंग कहानी समझो कि इसमें रोड बनाने को लेकर मेन है लड़ाई। अभी रोड बनाने की लड़ाई क्यों है कि खासी हील अपराइजिंग का टाइम पीरियड है 1829 से 1833। 1829 से 1833। और ये वही टाइम पीरियड है जब बर्मा से वार हो चुका है। ट्रीटी ऑफ यानडोबू साइन हो चुका है 1826 में। सो ट्रीटी ऑफ यानडोबू साइन होने के बाद अब बंगाल का जो डायरेक्ट कनेक्शन है बंगाल का डायरेक्ट कनेक्शन अब आसाम से हो चुका है। सो अब ये यहां पे टी प्लांटेशन वगैरह ये सब चीज तो ये ला ही चुके हैं। अब नाउ इनको रास्ता चाहिए वहां जाने का। दे वांटेड सम प्रॉपर रोड, कार्ट रोड, जिसके थ्रू माल वगैरह यहां से जा सके और वहां से आ सके और अफसर्स वगैरह जा सके। और उस समय अंग्रेजों का सिस्टम क्या है कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या है कि जो खासी, मेघालय में जो 3 मेन हिल रेंज है, खासी, जयंतिया और गारो। सो खासी हिल में सिस्टम क्या है कि वहां बहुत छोटे छोटे रियासत हैं, और इन छोटे छोटे रियासत को हीमा कहा जाता है। हीमा इन खासी किंगडम। और हर हीमा में एक मुखिया होता है जिसको बोलते हैं सियाम। और हर गांव की अपनी एक पंचायत होती है जिसको दौरबार बोलते हैं। दौरबार, DORBR। और सीएम और दौरबार मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि जंगल की लकड़ी काटनी है नहीं, किस पहाड़ी झरने से पानी लिया जा सकता है। तो सब कुछ ये यहां की लोकल ट्राइबल कम्युनिटी का जो सिस्टम है वो डिसाइड करती है। सो अंग्रेजों का सिस्टम से बिल्कुल अलग, ये बहुत ही पारंपरिक कस्टमरी तरीके से वो वहां पे रूल कर रहे होते हैं। सो जब अंग्रेज पहली बार मेघालय के खासी से रोड बनाने के लिए शुरू करते हैं काम, तो इनको डायरेक्ट लगता है कि ये जो जितने भी खासी हिल्स में छोटे छोटे रियासत हैं, इनको लगता है कि हमारे सोवरेनिटी पे, हमारे कल्चरल सोवरेनिटी, हमारा जो कस्टमरी ट्रेडिशन है उस पर हमें अटैक किया जा रहा है। सो लॉर्ड विलियम बेंटी के टाइम पे ये रोड बनने का काम शुरू होता। लेकिन सीएम एक हीमा है, हीमा मतलब कौन सा तुम्हारा रियासत, एक हीमा है नॉन गे खलाऊ। और इस हीमा के जो सीएम है
दैट इज तिरोत सिंह। तिरोत सिंह ये बोलते कि ना, जर माटी हवा हमारी, अंग्रेज तोप यहां नहीं रुकेगी। तो अंग्रेज अपने तोप के साथ में लेके चलते हैं और इनको रोड बनाने के साथ साथ बीच बीच में अपने बैरक टाइप का ही बनाना है रोड की सुरक्षा करने के लिए। तो यही इनका नारा होता है। और उसी रात में 500 लोग इकट्ठा करते तीरंदाज वगैरह को और शुरू हो जाते हैं। सो बहुत सारे लेफ्टिनेंट्स वगैरह को मार दिए गए, बहुत सारे सिपाहियों को मार दिया गया, सड़क सर्वे का काम ठप पड़ गया। और उधर से कंपनी का भी अटैक होता है, कंपनी भी जबरदस्त उधर से अटैक करती है। और वहां पे चूंकि मेघालय में बांस वगैरह बम्बूज बहुत हैं, तो वहां पे एरो, बेसिकली एरोज, वहां पे बम्बू के एरोज हुआ करते थे। तो जब ये एरोज अटैक होता था एक साथ में 500 हजार एरोज आके अंग्रेजों पे गिरते थे। तो जब बम्बू एरो एयर से पास होते हैं ना, तो सीटी जैसा आवाज करते थे एक साथ। सो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में आज भी जब खासे हिल अपराइजिंग के बारे में लिखा गया है, तो वहां पे लिखा गया है विशलिंग एरोज। सीटी मारते हुए तीर हमें वहां पे आके लगते थे, विस्लिंग एरोज। सो तिरोत सिंह वॉज लीडिंग दिस। सो इतना ज्यादा अंग्रेज परेशान हो गए कि तिरोत सिंह पे इन्होंने 10,000 रुपए का इनाम रख दिया। तिरोत सिंह पे 500 रुपए का इनाम छपा। तिरोत सिंह जिंदा और अलाइव। फाइनली किसी मुखबिर ने मुखबिरी कर दी और 1833 में तिरोत सिंह को नोनगे क्राम के पास एक गुफा से पकड़ा गया। 2 साल वहीं पे ढाका जेल में रहे और 17 जुलाई 1835 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन आज भी तिरोत सिंह के नाम पे वहाँ पे मेघालय में 17 जुलाई को तिरोत सिंह डे मनाया जाता है। और आगे चल के जयंतिया रिवोल्ट 1862, गारो सॉन्ग 1872 तक सब कुछ में तिरोत सिंह के बारे में हमेशा उससे लोग को इंस्पायर किया जाता। और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने वहां पे अपना एक्ट 6 ऑफ 1835 खासी हिल्स एंड कचर एक्ट पास हुआ और खासी हिल्स का पूरा इलाका को नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अब ये नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, इसमें कलकत्ता काउंसिल का कोई भी रूल नहीं चलेगा। जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा वही रूल चलेगा। जैसे आज भी मेघालय में शेड्यूल 6 है, तो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को दिया गया है रूल्स वगैरह का पावर। तो सिमिलरली यहाँ का जो लोकल रूलर था ब्रिटिशर्स का, उनको दे दिया गया पावर कि आप इसमें यहाँ के हिसाब से ही ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए रूल्स रेगुलेशन बनाए। सो इसको नॉन रेगुलेशन पार्ट बना दिया गया। इस तरह से तुम्हारा खासी हिल अपराइजिंग समाप्त हुआ। सो हमने खासी हिल देख लिया। इसके बाद जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खोंड अपराइजिंग। और खोंड अपराइजिंग को बड़ी मतलब सुन के आश्चर्य होगा कि इसको मेरिया अपराइजिंग ही बोलते हैं। एंड मेरिया अपराइजिंग शायद आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरिया अपराइजिंग डायरेक्ट मानव बलि के प्रथा से जुड़ा हुआ है। मानव बलि के प्रथा से जुड़ा हुआ है। सो अगेन इसका इलाका क्या है, इसका इलाका पूरी भुवनेश्वर, उड़ीसा वाला पार्ट। सो पूरी भुवनेश्वर से तुम थोड़ा सा साउथ जाओगे, भुवनेश्वर से थोड़ा साउथ जाओगे 250 किलोमीटर। सो यू विल फाइंड अ प्लेस कंधमाल घुमसर। कंधमाल या खंडमाल, खंडमाल घुमसर। और यहाँ पे मतलब सह्याद्री इतना वो नहीं है डेंसिटी, बट तुमको यहाँ पे रवाइन टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। रवाइन में जब भी चंबल का पढ़ाऊंगा तो मैं रवाइन कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ज्योग्राफी में। वैसे नहीं भी समझ में आए तो बहुत टेंशन मत लेना। और यहाँ पे ढलान पे खेती होती है जिसको हम डोंगर सिस्टम बोलते हैं। जो खेत यहाँ पे डोंगर कहलाते हैं। और यहाँ पे झूम खेती होती है। झूम कल्टीवेशन क्या होता है बेटा, कि एक पर्टिकुलर एरिया को पहले जला दो, फिर वो खेत साफ हो गया, वहाँ पे खेती हो गई, फिर खेती 1 2 3 सीजन हुआ, फिर से उसको छोड़ के अगला एरिया में मूव कर जाओ, फिर यहाँ से यहाँ ग्रोथ होगा। सो दैट इज कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और हर बस्ती के ऊपर में एक सरना होता है। सरना सैक्रेड ग्रोव का कॉन्सेप्ट समझते होंगे। आदिवासियों का अपना एक
गुफा टाइप का सिस्टम होता है। फिर पेड़ वेड़ में इन लोगों का सैक्रेड ग्रोव होता है, जहाँ पे इनको माना जाता है कि हमारे आदिवासी के जो लोकल ट्राइब्स है यहीं पे रहते हैं। और इसमें एक इनका पुजारी भी होता है जिसको लोग जानी बोलते हैं। नहीं, बी प्राक वाला जानी नहीं, इनका अपना जानी है। सो जानी भी होते हैं। और इनके इन ट्राइब के कोंड ट्राइब के अंदर खोंड समाज की मान्यता है कि धरती तभी फलती फूलती है जब देवता को मेरिया यानी मानव बलि मिलती रहे। यह बलि साल में 1-2 बार भी हो सकती है। और किसकी बलि दी जाएगी ये आपस में यहाँ के लोग डिसाइड करते हैं। तो जब धीरे धीरे ये खोंड ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आने शुरू हुए, ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में अपना प्रादुर्भाव बढ़ाना शुरू किया। सो दे रियलाइज कि दिस इज अ वेरी बारबेरिक एक्ट, ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। और दूसरा, उनको वहां के पहाड़ियों को काट के रास्ता भी बनाना है ताकि गंजम कोस्ट से भीतर सामान लाया जा सके। सो फाइनली 1845 में कलकत्ता काउंसिल ने एक्ट 21 ऑफ 1845 को पास किया, जिसमें कैप्टन जॉन कैम्पबेल को मेरिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। और उनको काम दिया गया, भैया तुम जाओ और वहां पे इस प्रथा को ही बंद करो और हमारे लिए रास्ता ही बनाओ जिससे गंजम कोस्ट से अंदर तक सामान लाया जा सके। सो कैम्पबेल ने काम जैसे शुरू किया तो सबसे पहले वहां का लोकल गुरिल्ला अटैक इन पर स्टार्ट हुआ। और चकरा बिसोई जो सबसे पहले लीड लेता है, चकरा बिसोई। कहीं बिश्नोई मिलता है किताबों पढ़ने, कहीं चकरा बिसोई ने लीड लिया, जिसको वहां के लोकल भाषा में छुआ भागा भी बोलते हैं। युवा बाघ। और ये अंग्रेजों से डायरेक्टली पंगा लेता, कहता है कि अगर मेरिया प्रथा को रोक दिया गया तो डोंगर बंजर हो जाएगा। डोंगर मतलब तुम्हारे पहाड़ी नुमा खेत। सो 1848 तक ये सब कुछ चलता रहा। फाइनली 10 दिसंबर 1855 लेफ्टिनेंट मैकनेल का कैंप मदनपुर में था, ओडिशा। और सुबह से दोपहर ढलते ढलते 200 से 250 खोंड धनुर्धर तीर लेके आते हैं। और वहां पे डायरेक्ट तीर कुल्हाड़ी से अटैक शुरू हो जाता है। और ये पहली बार मेरिया एजेंसी पर सरप्राइज एंड शॉक का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबरदस्त अटैक होता है। तो इस अटैक के रिएक्शन में कैम्पबेल 2 तरफा नीति लेके आता है। कैम्पबेल बोलता है कि यार एक काम करो कि तुम मानव बलि मत दो, तुम जानवरों के बलि दो। हम उस पर अग्री हो जाते हैं। तो भैंस की बलि देने की बात मान ली जाती, बफेलो सैक्रिफाइस। दूसरा कि कंपनी को तुम रोड बनाने दोगे तो तुम्हारी जमीन पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो जो डोंगर खेती है तुम्हारी खेती एज इट इज चलेगी और तुम पे हम टैक्स नहीं लेंगे। और हर तुम्हारे जितने भी यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन उनके लिए हम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी करवा देंगे। सो इसने कैम्पबेल ने डिप्लोमेटिक और युद्ध का सहारा लेते हुए फाइनली इस खोंड को अपराइजिंग को समाप्त कराया। सो खोंड का टाइम पीरियड 1855 में जाके समाप्त होता है। 1840 से स्टार्ट होगा, 1845 से 55। सो ऑलमोस्ट अब हम 1857 के विद्रोह के पास पहुंच गए हैं। लेकिन 1857 के विद्रोह से पहले एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हुआ है। वो हमारे जमीन पे संथाल हूल। सो बिना संथाल हूल को कंप्लीट किए हुए 1857 क्रांति की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात है, संथाल हूल के साथ में एक बहुत बड़ा इनजस्टिस ये हुआ है कि 1857 क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हुई कि संथाल हूल उसमें दब गया। जबकि संथाल हूल में बहुत सारी चीजें बहुत ही करिस्मेटिक मूवमेंट था। ये इससे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अभी तक किसी ट्राइबल मूवमेंट में नहीं देखने को मिला था। राजमहल हिल्स में 1800
30 के दशक में अंग्रेजों ने यहाँ पे इसको पॉपुलेट करने का प्लान बनाया और इसको नाम दिया पारसी ने दामिने को। दामिने को इसका मतलब हिल का आंचल, पहाड़ का आंचल, पहाड़ का आंचल। और इन्होंने संथाल लोगों को, ट्राइबल पॉपुलेशन को यहाँ पे बुलाया और उनको बोला कि आप यहाँ के पेड़ों को काटो, यहाँ पे तुम बसो, अब बदले में तुम हमें खेती करो, बदले हमें लगान दो। सो पेड़ गिराओ, खेत बनाओ, कैश लगान दो, जमीन तुम्हारी। सो दूर दूर से संथाल परिवारों ने यहाँ पे अपना आए और इन्होंने यहाँ पे खूंट काटी रीत से, खूंट, वैसे मैं बिहार जब पढ़ाऊंगा तो फिर से इसको पढ़ाऊंगा, बट अगेन इंपॉर्टेंट। सो खूंट काटी रीत मतलब होता है कि जो सबसे पहला पेड़ गिराएगा, सबसे पहले आपको एक जो लैंड का पार्सल आप कैप्चर करना चाहते हैं उसमें सबसे पहला पेड़ आपको गिराना पड़ेगा। और एक बार आपने पेड़ गिरा दिया, सो पारंपरिक रूप से वो खेत पे, उस जमीन पे आपका हक हो गया, खानदानी हक। सो दिस इज अ खूंट काटी कल्चर ऑफ संथाल। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे, अंग्रेजों ने संथाल लोगों के साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करा दिया। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को यहाँ पे लेके आ गए, जमींदार से भी लेके आ गए। सेकंड, महाजन, जो ब्याज पे पैसा देते थे, महाजन। और दरोगा थाना। सो ये चीज संथालियों को पसंद नहीं पड़ी एंड ये हमेशा इनको एक नया नाम से बोलते दीकू। दीकू मतलब बाहरी। सो ये जो राजमहल हिल्स में रहने वाले दामिने को हम संथाल हैं, दे आर ट्राइबल पॉपुलेशन। और ट्राइबल पॉपुलेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनका अपने कस्टमरी लॉज होते हैं। ये लैंड फॉरेस्ट से काफी अटैच्ड होते हैं। सो ये जो बाहरी लोगों ने जिस तरह से इनके ट्राइबल इकोनॉमी में इंटरफेयर किया, ट्राइबल व्यवस्था से इंटरफेयर किया, दे ऑल फेल्ट वेरी चीटेड। और इन्हें सभी बाहरियों के खिलाफ में इन्होंने बोला कि इन बाहरी दिकुओं को यहां से हटाना पड़ेगा ताकि हमारी जो ट्राइबल व्यवस्था है उसमें हम इन लोगों के इंटरफेरेंस को खत्म कर सकें। सो फाइनली भोगना डी, प्लेस भोगना डी, 30 जून 1855। सो भोगनाडी के गांव में आखरा मतलब चौपाल बोल सकते हो, चबूतरा है चौपाल के आसपास। चबूतरा पे दो भाई खड़े हैं, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। सिद्धू मुर्मू के हाथ में एकदम भारी लोहे कुल्हाड़ी है, जो वहाँ मिट्टी में एकदम पूरा हीरो के स्टाइल में एकदम मिट्टी में फेंक के बोलता है कि राजा हम और दीकू को निकालेंगे। हुल शुरू, हुल मतलब आंदोलन, कलेक्टिव राइजिंग, हुल शुरू। और वहीं पे छोटा भाई जो है कान्हू बांसुरी बजाता है। बांसुरी बजा के ये तीन बार बांसुरी बजाता है और 3 बार बांसुरी बजाने का उन लोगों का सिंबॉलिक मीनिंग है विद्रोह स्टार्ट हो गया। ये गुप्त सूचना संकेत है, हथियार उठ गया। सो एक जैसे ही बांसुरी बजी, तीर कमान सब उठा, जहर में सने बांस के तीर, ठीक है, जिसको बसुड़ी बोलते थे, बसुड़ी। और इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करते सबसे पहले इन्होंने इनकी जो मशाल लगान गाड़ी पे गिरी और बहुत सारे कचहरी में मुल्हू कागज मतलब लगान वाले और जमीन वाले पेपर्स को जला दिए गए। उसके बाद जहां जहां इन्होंने मौका मिला, जैसे पाकुर साहिबगंज रोड पे महाजन रामचरण की बैलगाड़ी रुकवा के उसको उतार के उसका सबसे पहले इनका अटैक हमेशा कागज पे होता था कि किसी भी तरह से जो भी कॉलोनियल सिस्टम का पार्ट है, जो भी दीकू को पार्ट है, उस सिस्टम को ध्वस्त करो। सो कागज जलाना, एक वर्ड लोग यूज करते हैं माफिया। सो माफिया बेसिकली लोहे का रॉड है जिससे जमीन को नाप के जमींदार वगैरह लगान वसूलने के लिए आते थे। तो उस रॉड को इनका नारा था माफिया मोड़ो कागज जलाओ। सो इस तरह से चलता रहा। फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी काफी ऑपरेसिव मेजर्स लिए। भागलपुर में
भागलपुर का कमिश्नर था, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। कमान था मेजर जनरल GWA लॉयच के हाथ में चला गया। कर्नल बर्ज और कैप्टन शेरविल को फील्ड कमान दे दिया गया। और फाइनली ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को कंट्रोल करने में सफल रहे, काफी सख्ती के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को कैप्चर किया। सिद्धू को 9 अगस्त 1855 को मुखबिरी कर दी गई उसकी, उसको पकड़ा गया, उसको उसी दिन फांसी दे दिया गया सिद्धू को। और कान्हू को दिसंबर में पकड़ा गया और उसको फरवरी 1856 में फांसी लगा दी गई। इसके अलावा 2 और भाई हैं, चांद और भैरव, उनको उम्र कैद मिली। सो सिद्धू और कान्हू को फांसी लगा दी गई और बाकी 2 भाई चांद और भैरव, ये दोनों भी लीडर हैं, इनको फांसी लगा दी गई। इसके बाद मार्शल लॉ हटते ही संथाल परगना एक्ट 1855 लाया गया। संथाल परगना एक्ट 1855 लाया गया। दामिनी कोह को नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसका मुख्यालय बना दुमका। अभी में थोड़ी पहले मैंने समझाया नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट। लैंड ट्रांसफर तभी हो सकता है जब गांव की सभा मंजूरी दे। कोई भी मनी लेंडर का कर्ज पे जो इंटरेस्ट उस पर कैप लगा दिया। और आगे चल के संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 भी लाया गया। और आज भी झारखंड बंगाल में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हूल जोहार, हूल दिवस, हूल जोहार। और इनका नारा अभी भी है, डोंगर आम दिसोम आम, मतलब जमीन हमारी, नियम भी हमारे। दिस इज संथाल रिबेलियन, संथाल रिवोल्ट। ठीक है, नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, इंडिगो रिवोल्ट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 1857 क्रांति। तो ये सारी लोकल अपराइजिंग्स हैं। हर लोकल अपराइजिंग में एक सिस्टम है, ये अपने इनके लोकल ग्रीवांसेस हैं। लोकल ग्रीवांसेस ये परेशान होकर दे आर क्रिएटिंग दिस लोकल रेसिस्टेंस। ब्रिटिशर्स का रिप्रेशन होता है, कहीं पे कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है। और इन्हीं सभी चीजों के बीच में 1857 क्रांति के बीज बोई जा रही है। 1857 रिवोल्ट, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मुख्यतः इसको हम 4-5 भागों में बांट कर देखेंगे। क्या बैकग्राउंड, लॉन्ग टर्म कॉजेस क्या क्या हैं, बैकग्राउंड, लॉन्ग टर्म कॉजेस, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, लीडर्स, ब्रिटिश रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें ये भी देखें कोर्स ऑफ रिवोल्ट में कौन कौन सा अंग्रेज के साइड से कौन कौन आया। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। लॉन्ग टर्म कॉजेज, सबसे पहले तो पॉलिटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण, राजनीतिक सद होगा, राजनीतिक कारण कि ईस्ट इंडिया कंपनी में डलहौजी के टाइम से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प की नीति लाया गया था, उसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे राजवाड़ों को कैप्चर कर लिया। सबसे पहले थे कैप्चर सतारा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर छत्तीसगढ़, और झांसी पे भी उन्होंने क्लेम किया, नागपुर। तो कुल मिलाकर छोटे बड़े 1 दर्जन से अधिक रियासतों को उन्होंने निगल लिया। इसके साथ साथ अवध को इनके पास कैप्चर करने कोई बहाना नहीं मिला, तो अवध को मिस गवर्नेंस के नाम पे इन्होंने एनेक्स कर लिया। सो डलहौजी ने विलय नीति के साथ साथ एनेक्सेशन ऑफ अवध को
कुशासन निवारण, कि यहां पे हम सही से आप लोगों को वो नहीं दे पा रहे, प्रशासन नहीं दे पा रहे, इसलिए उसको कर लिया। सो इन राजनैतिक कारणों से ये सभी राजवाड़ों में एक असंतोष पहले से व्याप्त हो चुका है। प्लस इसके साथ साथ अवध जैसे इतने बड़े किंगडम में, वहां पे जब डलहौजी ने इसको विलय कर लिया अवध को, सो अवध के अंदर में जितने भी सिपाही वगैरह थे, सारे सिपाहियों को इसने डिसबैंड कर दिया। प्लस अवध में ऑलरेडी पहले से जो वहां का नवाब है, नवाब भी मिस गवर्नेंस कर रहा है, और अंग्रेजों ने भी किया। सो मोस्टली जो अवध, जो किसान है, किसानों की तो हालत बहुत खराब ही हो गई, और ये किसान के फैमिली से हर कोई ना कोई अवध का बंदा तुम्हारे ब्रिटिश के आर्मी में है। सो बिपिन चंद्रा में एक लाइन लिखी हुई है कि दे वर पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। सो अवध का बहुत अच्छा खासा पॉपुलेशन आर्मी में है, और वो हर बंदा जो आर्मी में है उससे अफेक्टेड है अवध के प्रॉब्लम से। सो एक राजनीतिक कारण में पहला तो हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा अवध, तीसरा 1849 में ना शहंशाह हिंद तो खिताब भी समाप्त कर दिया। सो बहादुर शाह 2 को हटा दिया गया कि आपके अब कुछ भी आपके नाम से नहीं होगा। सो राजनीतिक कारण में से एक दूसरा आर्थिक रीजन, आर्थिक कारण जब से कंपनी के हाथ में बंगाली दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मिला, तब से कंपनी काफी रेंट सीकिंग वाले मूड में आ गई। मतलब कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसानों की पैदावार कितनी हुई है, मॉनसून कैसा रहा है। दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट द रेंट रेवेन्यू। और इस सिस्टम को इन्होंने और ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए इन्होंने 3 तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। परमानेंट सेटलमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया है कॉर्नवालिस वाले में। दूसरा मैंने 2 और नहीं बताया, महलवारी एंड रोयतवारी। महलवारी, रोयतवारी, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेज क्या करते हैं कि अंग्रेज जमींदार को दे देते हैं सारा पावर कि भाई तुम सबसे रेंट कलेक्ट करो, और जमीन पे तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप होगा। जितना भी तुम पैसा कलेक्ट करोगे उसका 10/11 तुम हमें दोगे, 1/11वां भाग तुम रखोगे। सो जमींदार के साथ ये डील हो जाती है। बाद में अंग्रेजों का ऐसा फील होता है कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने गलती कर दी। हमने गलती ये किया कि हमें रेवेन्यू में मिडिल मैन जमींदार नहीं चाहिए। अगर हम डायरेक्ट किसानों से करेंगे तो इसमें फायदा क्या होगा कि हमारा जो मिडिल मैन का पैसा वही बचेगा और हमारे पास पैसा डायरेक्ट आएगा। सो रोयतवारी सिस्टम में डायरेक्ट किसानों से ही ये डील करते हैं। किसान को बोलते हैं डायरेक्टली तुम हमें पैसा तो लगा दो, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं। सो रोयतवारी सिस्टम है। और महलवारी सिस्टम पंजाब वाली जोन में इंप्लीमेंट किया गया, जहां पे न तो किसान है ना ही जमींदार है। यहां इन्होंने गांव के बेसिस पे, गांव का जो मुखिया टाइप का आदमी है, बूढ़ा एल्डर, उसको जिम्मेदारी दे दिया गया कि भाई इस गांव का जितना भी तुम्हारा कलेक्शन है तुम हमें करके दोगे। अब गांव को महल बोला गया वहां पे। सो महल बिकम द यूनिट। सो ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, इसमें नोट्स दे दूंगा मैं कि ये कौन कौन से एरिया में, क्वेश्चन ये पूछता है कौन कौन से एरिया में थे, इसको किस किस अंग्रेजों ने किस टाइम पे इंप्लीमेंट करवाया था। सो 2 आप देख लेंगे। सो परमानेंट सेटलमेंट में तो ये जो तुम्हारा मैंने इसके बारे में बताया था कि जो जमींदार वगैरह हैं, जो जमींदार बहुत ही बुरी तरह से रेंट वगैरह सूलते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब मैंने तो हाईएस्ट बोली लगा के अंग्रेज से ले लिया कि भैया सब इतना ज्यादा मैं आपको रेंट पे करूंगा, लगान पे करूंगा, लेकिन मैंने भी नीचे किसी और को दे दिया। मैंने बोला कि मेरे कितना कमीशन दे देना। सो धीरे धीरे ये जो लैंडलॉर्डिज्म है ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म बदला, चेन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जितना ज्यादा लेयर्स क्रिएट हुआ उतना ज्यादा इसका मार किसानों को पड़ेगा। दूसरा रोयतवारी सिस्टम में अंग्रेज खुद
जमींदार बन गया कि सूखा आए बाढ़ है लगान तो आपको देना ही देना है, और लगान की सीमा ही बहुत ज्यादा, 50 से 60% जो प्रोड्यूस है दैट विल बी गिवन एज लगान। सो स्थिति किसानों की बद से बदतर होती चली गई, और इसी बीच कई सारे फेमाइन अकाल भी आए, प्लस किस खेती पे आश्रित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इसके पीछे कारण यह था कि 1813 से पहले जो हमारे यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम था, वो ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया के फेवर में था। और पीछे जाएं 1750 के टाइम में, सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी हमारे यहाँ काम करती थी, और हमारे यहाँ से के प्रोड्यूस को इंग्लैंड में ले जाकर बेचती थी। फिर धीरे धीरे 1750 के बाद 1757 का बैटल होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम पॉलिटिकल पावर, इनके हाथ में राजनीतिक शक्ति भी आ गई। सो राजनीतिक शक्ति आने के बाद इस शक्ति का दुरुपयोग करके इन्होंने बिहार, बंगाल, उड़ीसा से अपना शक्ति का प्रयोग करते हुए और वही का रेवेन्यू से पैसा खरीद के, यहां से प्रोड्यूस खरीद के ये इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति होने के बाद अब इंग्लैंड को उल्टा ट्रेड का सिस्टम उल्टा करना है। सो दे वांटेड इंडिया टू मेक ए कैप्टिव मार्केट, इंडिया में फिनिश प्रोडक्ट बेचो, वहां से रॉ सोर्स लेके और रॉ माल, कच्चा माल। सो वहां से मैनचेस्टर से बने हुए गुड्स आने के कारण भारतीय मार्केट में जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे, कुटीर उद्योग वगैरह था, वो सारे डिक्लाइन होने, और अंग्रेजों को सपोर्ट भी नहीं था, वो चाहते भी नहीं थे कि भारत का कुटीर उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टिके। सो फाइनली दे ऑल क्लोज्ड। अब ये जो तुम्हारे आर्टिसंस हैं, जो तुम्हारे कारीगर वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं, अब चूंकि ये जॉबलेस हो गए हैं, तो ये कहां जाएंगे? सो अगेन दे विल फॉल बैक ऑन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर, और एक आंकड़ा कहता है 1850 तक भारत में आयात होने वाला जो कपड़ा था 26 मिलियन, मतलब 260 लाख पर ईयर पहुंच गया था। सो भारत से पैसा इंग्लैंड के जेब में जाना शुरू होने लगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह बहुत सारी चीजें, और इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सिव मतलब बाध्यकारी, जबरदस्ती एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें से एक था इंडिगो प्लांटेशन। सो ये सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण में सबसे बड़ा था कि एग्रीकल्चर को तो आपने परेशान किया ही किया, आपने यहाँ पे किसी भी तरह के औद्योगिक जो कुटीर उद्योग वगैरह थे उनको आपने बढ़ने नहीं दिया, फलने फूलने नहीं दिया, और जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो रही थी वो भारत तो उसमें आपने बहुत पीछे कर दिया, और इसका इंपैक्ट हर इंसान पे पड़ा, हर फैमिली पे पड़ा। थर्ड रीजन, मिलिट्री रीजन। और इसके साथ साथ जो बट्टा सिस्टम था, मतलब आप विदेशों में जा रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री नॉन डिफाइन किया होता है, इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे आपको भत्ता दिया जाएगा, भत्ता। सो 1854 के बाद में भत्ता वाला सिस्टम भी उन्होंने बंद कर दिया, और पदोन्नति मतलब प्रमोशन वगैरह में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक फेस सिपॉय, मतलब भारतीयों के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रेस के नाम पे भी किया जाता रहा। ठीक, इसके अलावा चौथा, सामाजिक, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर। सो जब से ईसाई मशीनरीज वगैरह यहाँ पे आने शुरू हो गए, क्रिश्चियन मशीनरीज, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग वेरियस हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी, बहुत सारा प्रलोभन देके, फोर्स के थ्रू, एंड
इससे लोगों में ये बात समझ में आने लगी कि हमारे धर्म पे खतरा पहुंचाया जा रहा है। गांव में विख्यात अफवाह चली गई कि स्कूल में दाखिला किए गए तो बच्चों के मुंडन में, स्कूल में दाखिले किए गए बच्चों को गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है इसका मुंडन करके, ताकि इसकी जाति टूट सके। ठीक है, तो इस तरह के अफवाह फैलाए गए। और फिर कुछ कुछ जो सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए गए थे, लाइक सती 1829 में विलियम बेंटी के टाइम पे सती रेगुलेशन एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट 1856 में, इन सभी का ये हुआ कि इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो समाज के ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने अंग्रेजी शासन को धार्मिक एंगल्स दिखा कि धर्म के विरोध है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से जो ये कारण बेसिकली इसके सामाजिक और धार्मिक कारण बने। इसके बाद जो इमीडिएट कारण बना, तत्कालिक कारण, वो बना एनफील्ड कारतूस। सो बेसिकली एनफील्ड P53 को ये मुंह से कार्टिस को फाड़ के अंदर डालने वाला, राइफल के अंदर डालने वाला कार्टिस चर्बी, वो क्या बोलते हैं उसको यार, उसका ऊपर का कागज का एक होता था पैक, उसमें ग्रीस लगा होता था, उस ग्रीस को फाड़ के उसमें कार्टिस डालना होता था। और क्रीमियाई युद्ध में ये वाला बंदूक बहुत सफल रहा था। सो भारत में भी ये हुआ कि भारत में भी हम इसी वाले बंदूक को लगाएंगे। सो फोर्ट विलियम में इस बंदूक को इंट्रोड्यूस किया गया एनफील्ड को, मतलब फोर्ट विलियम कलकत्ता। और यहीं पे ये बात सबको दिमाग में आ गई कि इस बंदूक में जो ऊपर में जो लेयर हटाना था, चर्बी लगी हुई है, वो चर्बी गाय और सुअर की चर्बी से मिला हुआ है। तो इस बात की शिकायत की अर्जियां ही पहुंची सब जगह, लेकिन सैन्य अफसरों ने इसे बेतुकी बात करके खारिज कर दिया। अब चूंकि गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए, हिंदुओं धर्म पे आहत है, और सुअर की चर्बी इस्लाम में हराम है। सो फाइनली 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉब और सार्जेंट हैविट पे गोली चला दिया। उसको तुरंत कोर्ट मार्शल करके फांसी दे दी गई। और इस घटना के बाद जाट गुज्जर गांव में कारतूस कथा की कहानी सुनाई जाने लगी। मई में मेरठ में लाइट कैवलरी के सवारों को 10 वर्ष सजा सुनाई गई। मेरठ में भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी। सो मेरठ में भी इस तरह के सजा सुनाई गई। और 10 मई के शाम को होते होते पूरी छावनी ने हथियार उठा लिया। मतलब वहां पे भी कुछ इस तरह घटना हुई, तो वहां पे कुछ सिपाहियों को 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके विरोध में पूरे के पूरे छावनी के सिपाहियों ने हथियार उठा लिया। रात भर में सिपाही, घुड़सवार, नेटिव इन्फेंट्री, कैदी सब वहां से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। उनको मतलब इतने बड़ी मेरठ से दिल्ली आई थिंक 60 से 70 किलोमीटर है। सो इनको समझ में नहीं आया कि हम इतने इमीडिएटली करें क्या। ताजे सब सारे वहां से निकल के सबको मार धार करके दे स्टार्टेड मूविंग टू दिल्ली। अब दिल्ली में ये पहुंचेंगे बहादुर शाह 2 के पास में। अब बहादुर शाह 2 के पास पहुंच के बोलेंगे जिंदाबाद बादशाह हिंदुस्तान। और ये जो बादशाह हिंदुस्तान है बहादुर शाह, ये शेरो शायरी में डूबा हुआ है। ये बूढ़ा आदमी ये बस अल्लाह से रोज मांगता है कि भगवान हमारे खानदान को क्या हो गया, हम मुगल कभी हिंदुस्तान पे बादशाह शहंशाह थे, आज हम यहाँ कोने में बैठे हुए हैं। तो जो उसको अगले दिन ये सुनने को मिलता है जिंदाबाद बादशाह हिंदुस्तान, बोलता है अल्लाह ने मेरी मुरीद पूरी कर दी। सो ही इमीडिएटली टर्न्स अप। और इन्होंने जो सैनिक होते हैं ये बोलते हैं कि हमारे नेता आप हो, आप लीड करो, आपके नाम पे हम लड़ाई फाइट करेंगे। सो मेरठ से आग शुरू हुई। संध्या 10 मई की इवनिंग संध्या को वहां से सिपाही पहुंचते पहुंचते सब मेरठ पहुंच गए। बहादुर शाह 2 को बोला कि भैया आप हमारे शहंशाह जिंदाबाद। बादशाह बड़ा संकोच में, उसको लगा ये क्या हो गया भैया, हम शेरो सारी वाले इंसान, हम तो अल्लाह से मांग रहे थे, हमको युद्ध वुद्ध नहीं करना है। सो दिल्ली के किले महल को जल्द ही बखत खान, जो बरेली का पूर्व सूबेदार है, जो बरेली का पहले वो बरेली का सूबेदार था, बखत खान ने
पूरा ऑर्गेनाइज किया। उसने वहाँ पे सिपाही परिषद मतलब सिपाहियों का काउंसिल बनाया। उसमें 8 प्रतिनिधि, 4 हिंदू 4 मुस्लिम। मेरठ में किस तरह से सैनिकों ने विद्रोह किया, किस तरह वो दिल्ली पहुंचे। सो नाउ विल सी कि अब इसका किस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, कोर्स ऑफ द मूवमेंट क्या है। दिल्ली में कैसे ये बहादुर शाह टू के पास पहुंचते हैं। बहादुर शाह टू चूंकि लीड करने में सक्षम नहीं, उनका संकोच है। सो बखत खान के हाथ में सारा का सारा पावर चला जाता है। सो बखत खान, मैंने जस्ट बताया कि ही वाज सूबेदार ऑफ बरेली। सो पूरा का पूरा सैन्य कंट्रोल इनके हाथ में चला आता है और ये यहाँ पे एक सिपाही परिषद के गठन करते हैं जिसमें 8 मेंबर्स हैं और 8 मेंबर्स में 4 हिंदू 4 मुस्लिम। अंग्रेज की तरफ से जो अटैक करने के लिए आते हैं, इट केम फ्रॉम ब्रिगेडियर आर्चडल विल्सन। ब्रिगेडियर आर्चडल विल्सन और जनरल निकोलसन ने पंजाब से सिख गोरखा पलटन लेके आया। फाइनली 14 सितंबर को कश्मीरी गेट को ब्रीच कर दिया गया। कश्मीरी गेट जिसको पता होगा दिल्ली किला का गेट है। और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार किया, बखत खान मारा गया, साथ ही साथ जॉन निकोलसन भी मारा गया। सो ये थी दिल्ली कहानी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कानपुर। सो कानपुर में बेसिकली यहाँ पे 2 लोग लीड कर रहे हैं। नाना साहेब। नाना साहेब कौन है? पेशवा बाजीराव टू के दत्तक पुत्र। एंड तात्या टोपे, ही इज लीडिंग मिलिट्री साइड। जो 2 मेन घटनाएं यहाँ पे होती हैं, सती चौरा घाट पर प्लान कर अंग्रेजों पर हत्या। दूसरा सती चौरा घाट पर प्लान कर रहे अंग्रेजों की हत्या और बीवी घर में स्त्री बच्चों की हत्या। ये 2 मेन कारण, 2 मेन घटनाएं यहाँ पे होती हैं। 2 मेन लीडर हैं कानपुर में, नाना साहेब और तात्या टोपे। यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों की जो टीम आती है, दैट टीम इज लेड बाय जनरल हेनरी हेवलॉक। ये जुलाई 1857 में ये टीम पहुंचती है और जून 1857 में ये लोग यहाँ पे विद्रोह शुरू करते हैं। सो जुलाई 1857 में टीम पहुंचती है और हेनरी हेवलॉक के साथ में सर कॉलिन कैम्पबेल। सो 2 लोग यहाँ पे लीड करते हैं। फाइनली परिणाम ये होता है कि यहाँ पे नाना नेपाल भाग जाते हैं और तात्या टोपे झांसी की रानी के पास पहुंच जाते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इज लखनऊ। लखनऊ में लीड इज टेकन बाय हजरत बेगम हजरत महल और अपने बेटे बिरजिस कद को नवाब घोषित कर देती हैं। और दूसरा यहाँ पे एक रिलीजियस लीडर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ही इज लीडिंग, ये इसको रिलीजियसली लीड कर रहे हैं। एंड अंग्रेजी कमांड सर हेनरी लॉरेंस, लेकिन ये बहुत जल्दी मर जाता है। तो ये कानपुर वाली जो टीम है कैम्पबेल और हैवलॉक की, यही टीम तुम्हारे लखनऊ को भी टैकल करती है। इनफैक्ट हैवलॉक एंड कैम्पबेल के नाम पे बहुत तुम्हारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड भी थे, उसका नाम अब चेंज किया गया। सो फाइनली मार्च 1858 में लखनऊ को पूरे शहर पर नियंत्रण पा लिया गया। बेगम नेपाल भाग गई और मौलवी जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ही गॉट शहीद हो गए। फाइनली गोइंग टू झांसी में सेम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण इनके भी साम्राज्य को हड़पने का प्रयास किया गया, लेकिन ये रानी मना कर देती हैं। रानी अपने बेटे को, रानी का जो दत्तक पुत्र है उसको चाहती हैं वहां पे गद्दी में बिठाना, लेकिन अंग्रेज नहीं मानता है। तो रानी लक्ष्मीबाई युद्ध का स्टार्ट कर देती हैं। कालपी तात्या टोपे इनको कालपी से सहयोग करते हैं। और यहां पे जो अंग्रेजी कमांडर है जनरल ह्यू रोज, इसने मार्च 1858 झांसी पर चढ़ाई की। मुख्य घटना इसमें हुई झांसी से निकलकर कालपी, फिर ग्वालियर। 20 जून 1858 को अंग्रेज पुनः कब्जा कर लेते हैं और रानी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होती हैं। और 1859 में तात्या टोपे की गिरफ्तारी हो जाती है, इनको फिर फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। इन बिहार मूवमेंट इज लेड बाय वीर कुंवर सिंह, 80 वर्षीय जमींदार, और उनके भाई अमर सिंह। और यहाँ पे जो अंग्रेजी कमांडर है दैट इज कैप्टन विलियम एयर। यहाँ पे जब मुख्य घटनाएं होती, गंगा पार कर काशी गाजीपुर क्षेत्र में सैन्य संचालन, और वापस में जब उनका हाथ घायल होता है तो हाथ को काट के गंगा में फेंक देते हैं। परिणाम 26 अप्रैल 1858 को
इनकी मृत्यु, और इनके भाई अमर सिंह संघर्ष को 1860 तक जारी रखा। इसके अलावा भी छोटी मोटी और भी चीजें हुई हैं, जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह कहीं वहां पे हो रहा होता है, बरेली में खान बहादुर खान है, मंदसौर नीमच में भील और सिपाही विद्रोही हैं। तो दीज आर माइनर प्लेसेस, ठीक है, लेकिन आपको साउथ में उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं दिखेगा। तो ये मेजर प्लेसेस थे, मेजर एक्टर्स कौन कौन इसमें लीडर्स में रोल प्ले करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाने के जो सबसे प्रमुख बदलाव लाया गया, गवर्नर जनरल के पोस्ट के साथ साथ उसको वाइस राय का पोस्ट भी दिया गया। मतलब वो डायरेक्टली क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसको 15 मेंबर काउंसिल भी दिया गया। महारानी विक्टोरिया का नवंबर 1858 1 नवंबर 1858 का उद्घोषणा, उसके अंतर्गत इस प्रोक्लेमेशन में सी सेड कि अब हम किसी भी प्रिंसली स्टेट को अनेक्स नहीं करेंगे। सो एक तरह से उन्होंने उसे गारंटी दी कि अब आपकी स्वायत्ता का हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि इस तरह का विद्रोह ना हो सके। सेना का पुनर्गठन किया गया। जो भी इस टाइम पे ब्रिटिश सरकार के लॉयल रही, उनको मार्शल रेस बोला गया। यूरोपियन की संख्या बढ़ाई गई। क्लास कंपनी सिस्टम लागू, मतलब अब से सिपाहियों को अलग अलग जाति धर्म पे बांटने का सिस्टम लागू किया गया। आर्मी में भी डिवाइड एंड रूल। चौथा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति समाप्त की गई। आर्थिक नीति में बदलाव। सो लगान में थोड़ी नरमी दिखाई गई। अवध और अन्य इलाकों में जमींदारों को जमीनें वापस लौटा दी गई। और 1857 के युद्ध के कारण जितने भी हर्जाना भुगतना पड़ा, जितना भी लॉस हुआ, उस लॉस को रिकवर करने के लिए 1860 में इन्होंने इनकम टैक्स लागू किया। सो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या बदलाव, उसमें से एक बदलाव 1860 का इनकम टैक्स भी है। और भारतीय सिविल सेवा में, इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को ओपन कर दिया गया। And in 1863, Satyendranath Tagore became the first Indian civil servant. So prelims के लिए I think this is more than enough. ठीक है, मेंस के लिए I will take up this topic in detail। और बिहार का जो कोर्सिंग है, इसके लिए मैं बिहार स्पेशल में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। So this is all for today. Let's meet in the next lecture. We will start with the pre-Congress Association and Socialist Reform Movement.